बहुत समय पहले की बात है। चांदनी और कनिका बिलासपुर गांव के हलवाइयों की बेटी थी। दोनों की ही माँ बचपन में ही गुजर गई थी और अब उनके पिता की भी उम्र हो गई थी, तो दोनों लड़कियों ही ने दुकान संभाल रखी थी। चांदनी का एक छोटा भाई भी था। चांदनी के पिता एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे और वो हमेशा चांदनी को ईमानदारी ही सिखाते रहते थे। बेटा, किसी भी धंधे में शुद्धता बहुत ही जरूरी होती है। लांछन से तो पैसे कमाए जा सकते हैं, पर इज्जत नहीं। इसीलिए मिठाई हमेशा शुद्धता और पूरी मेहनत से बनाना, ताकि कुछ बचे या ना बचे, लेकिन लोगों की जुबान पर हमेशा मिठास और खुशी रहे। जी पिताजी। उधर कनिका के पिता चालाक और मुनाफाखोर इंसान थे और वो कनिका को कहते थे, कनिका बेटी, धंधे का बस एक ही उसूल है, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। इसीलिए जितना हो सके मिठाई में मलाई और घी की जगह मैदा और डालडे का इस्तेमाल ज्यादा करना। किसी को पता थोड़ी ना चलेगा, दोनों दिखने में ही एक से लगते हैं। पर पिताजी, ऐसी मिठाई तो सेहत के लिए नुकसानदेह होती है ना? अरे बेटा, इतना सोचेंगे तो धंधा कैसे करेंगे? जी, मैं बिल्कुल समझ गई हूँ पिताजी। फिर एक दिन अचानक चांदनी के पिता बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है और चांदनी अपने पिता के कहे अनुसार ही शुद्धता से मिठाई बनाती है, जिसकी वजह से गांव के सभी लोग चांदनी से ही मिठाई खरीदते हैं और अब चांदनी की सब लोग बहुत ही तारीफ करने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कनिका की मिलावटी मिठाई को कोई भी नहीं खरीदता है। ये देखकर कनिका को चांदनी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फिर कनिका अपने पिता से बोलती है, पिताजी, जब से चांदनी का बाप मरा है ना, तब से सारे गांव वाले चांदनी से ही मिठाई खरीद रहे हैं। हमारी मिठाई तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अरे बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये दवाई ले जाओ। ये दवाई मैंने खास शहर से मंगवाई है। इसे किसी तरह तुम चांदनी की मिठाई में मिला दो, फिर हमारा काम समझा बन गया। कनिका वो दवाई लेकर चुपके से चांदनी की दुकान में जाकर उसकी मिठाई में मिला देती है। अगले दिन नया साल शुरू होने वाला था और चांदनी की मिठाई खूब बिक रही थी। लेकिन जिसने भी चांदनी की मिठाई खाई, उसको पेट में भयंकर दर्द होने लगा और उसे उल्टियाँ भी होने लगी। तभी गांव वालों को ये समझते देर नहीं लगती कि सभी के पेट में जो दर्द हो रहा है वो सब मिठाई खाने की वजह से हुआ है। सभी गांव वाले इकट्ठे होकर चांदनी की दुकान पर पहुंच जाती हैं और फिर मिठाई की जांच कराने पर पता चलता है कि मिठाई में केमिकल था। देखा गांव वालों, ये कैसे मिठाई में मिलावट करके हम सबको बेवकूफ बना रही थी। इसे तो अभी के अभी गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। और फिर सभी गांव वालों ने मिलकर चांदनी को अपने गांव से बाहर निकाल दिया। हे भगवान, मेरी मदद करो। मेरा छोटा भाई भी है और मेरे कमाने का जरिया सिर्फ मेरे पिताजी की वो मिठाई की दुकान है। अब मेरा भाई कैसे अकेले रहेगा और वो क्या खाएगा? चांदनी रो रो करके बोल ही रही होती है कि तभी आसमान से एक जादूगर गुजर रहा होता है। चांदनी को यूँ रोता हुआ देखकर उसे उस पर बहुत दया आ जाती है और वो चांदनी से रोने का कारण पूछता है। चांदनी उसे सब कुछ बता देती है। तब वो जादूगर चांदनी से बोलता है, तुम अपने गांव वापस जाओ और गांव वालों से विनती करो कि वो तुम्हें एक मौका और दें। और ये लो, नए साल पर मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट, नए साल का जादुई लहंगा। इसे तुम मिठाई बनाते समय जल्दी से पहन लेना। और फिर वो जादूगर चांदनी के कान में कुछ कहता है।
चांदनी अब तुम जाओ। चांदनी वो जादुई लहंगा पहनकर गांव वालों से हाथ जोड़कर एक और मौका मांगती है। गांव वाले चांदनी को मौका तो दे देते हैं, पर चांदनी की दुकान से मिठाई कोई भी नहीं खरीदता। सब लोग कनिका की दुकान से ही मिठाई खरीद लेते हैं। एक दिन बबलू काका चांदनी की दुकान पर आते हैं। अरे काका, कैसे हैं आप? ठीक नहीं हूँ बेटा, तुम्हारी काकी बहुत बीमार है। घर में एक छोटा बच्चा भी है। इस मिठाई के लिए बहुत जिद कर रहा था, तो सोचा तुमसे ही लेता जाऊं। एक पाव मिठाई दे दो बेटा, पैसे बाद में दे जाऊंगा। अभी तो सारे पैसे तेरी काकी की दवाई में खर्च हो जाते हैं। कोई बात नहीं काका, ये लो पूरे 1 किलो मिठाई। पैसे जब मर्जी हो तब दे जाना, और ये मिठाई मेरी तरफ से काकी को जरूर खिलाना। बबलू काका घर जाकर सभी को मिठाई खाने को देते हैं। उनकी पत्नी जैसे ही उस मिठाई को खाती है, वो एकदम ठीक हो जाती है। ये देखकर काका भी वो मिठाई खाते हैं। काका की मिठाई खाते ही उनकी पूरी थकान खत्म हो जाती है और वो बहुत ही अच्छा महसूस करने लगते हैं। अब तो बबलू काका ये बात पूरे गांव में घूम घूम कर सबको बता देते हैं और सभी लोग फिर से चांदनी की दुकान से मिठाई खरीदने लगते हैं। जब कभी भी किसी को कोई समस्या होती, तो चांदनी की दुकान की मिठाई खाते ही वो बिल्कुल भला चंगा हो जाता है। ये सब नए साल के जादुई लहंगे का कमाल था। अब तो चांदनी की मिठाई खरीदने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे थे। ये सब देखकर कनिका उससे और भी ज्यादा चिढ़ने लगी। एक दिन चांदनी जब घर खाना खाने के लिए गई, तभी कनिका चांदनी की दुकान में जाकर मिठाई में केमिकल मिला देती है। ये केमिकल पहले वाले केमिकल से बहुत ज्यादा ही खतरनाक था। अब आएगा मजा। अब देखती हूँ ये चांदनी की बच्ची कैसे इस गांव में रहती है। अगले दिन जब कनिका वापस अपनी दुकान पर आई, तो उसने देखा कि चांदनी की दुकान पर भीड़ लगी हुई है। सभी गांव वाले उसके दुकान पर जमा हैं। लगता है सभी गांव वाले चांदनी को मारने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन जब कनिका वहां पर पहुंचती है, तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि चांदनी की दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और इस बार उसकी चोरी लगी हुई एलईडी की स्क्रीन पर चल रही थी। आओ कनिका आओ, इस बार तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। और फिर क्या था, गांव की सभी औरतों ने मिलकर कनिका की खूब अच्छे से धुलाई कर दी और कनिका और उसके पिता को भी गांव से बाहर निकाल दिया। उस दिन के बाद से सभी लोग खुशी से चांदनी की मिठाई खरीदते और इधर चांदनी अपने छोटे भाई और जादुई लहंगे के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगी। बहुत समय पहले की बात है। एक अमीरपुर नाम का गांव था। उसी गांव में एक सोनाली नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ बड़े ही हाव भाव से रहती थी। जैसे कि उसका नाम सोनाली था, वो गरीब होने के बाद भी हमेशा एक राजकुमारी की तरह ही रहती थी और अपने अमीर होने का दिखावा करती थी। सोनाली बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी और वो हमेशा अपने मेकअप में लगी रहती थी। सोनाली की सहेलियां भी सोनाली की खूबसूरती से बहुत जलती थीं। सोनाली अपने गोरे रंग का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी। सब कुछ होते हुए भी सोनाली की कई गलत आदतें थीं। वो अपने माता पिता की एक भी बात नहीं मानती थी और वो सभी लोगों से अपना काम करवाने की इच्छुक होती थी। सोनाली की माँ रमा सोनाली का बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, लेकिन कहीं न कहीं सोनाली बहुत घमंडी हो गई थी और वो अपनी माँ से भी अच्छे से बात तक नहीं करती थी। सोनाली के पिता सोहन अपने पिता के खेतों में काम किया करते थे। फसल का मौसम न होने पर
वो गांव के बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी करने जाने लगते हैं। कम वेतन की वजह से वो सोनाली की बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे थे, जिससे सोनाली अपने पिता से गुस्सा हो जाया करती थी। एक दिन सोनाली के पिताजी सोनाली से कहते हैं, सोनाली, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी माँ सुबह से खेतों में काम कर रही है। तुम भी चलकर उनकी कुछ मदद कर दो, इससे उनके काम में सहायता हो जाएगी। ओफो, नहीं पिताजी, मैं खेत पर काम नहीं कर सकती हूँ। इससे मेरी स्किन काली हो जाएगी और आप तो जानते ही हैं, मैं एक राजकुमारी हूँ और राजकुमारी हमेशा एक राजकुमारी की तरह ही रहती है। मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम खेत में काम करने गई तो मैं तुम्हें एक सुंदर सा हैंडबैग ला कर दूंगा। सोनाली हैंडबैग का सोचकर खेतों में काम करने के लिए चली जाती है। वहाँ पर खेतों में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं। उन्हीं मजदूरों में उसकी माँ रमा भी होती है। सोनाली बहुत आलसी थी। वो साइड में बैठकर लोगों से काम करवाती है। तभी सोनाली को एक चमकदार सी चीज दिखाई देती है। अरे, वो चमकदार सी चीज क्या है? अरे, वो तो एक जादुई पेड़ है, परंतु तुम वहाँ मत जाना। वहाँ जाने में बहुत खतरा है बेटी। सोनाली मजदूर की बात ना सुनकर लालच में आ जाती है और सोनाली मन ही मन बोलती है, अगर ये जादुई सोने की एक भी पत्ती मेरे हिस्से में आ गई तो मैं बहुत ही अमीर हो जाऊंगी और फिर मैं किसी राजकुमारी से कम नहीं लगूंगी और मेरे पास अच्छा अच्छा सामान खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे भी होंगे। इतना सोचकर सोनाली उस जादुई पेड़ की ओर बढ़ने लगती है। सोनाली उस पेड़ के पास पहुंच जाने के बाद वो उस पेड़ को हाथ लगाती है। तभी उस पेड़ से एक आवाज आती है, कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग कर दी? मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें यहीं भस्म कर दूंगा। सोनाली उस जादुई पेड़ को सब कुछ सच सच बता देती है। तुम तो मेरी प्यारी बच्ची हो। तुमने अपनी सभी गलतियाँ बहुत अच्छे से मान ली, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम एक अमीर लड़की बनना चाहती हो, परंतु ऐसा एक बार में संभव नहीं है। तुम चाहो तो मेरे इस पेड़ से रोजाना एक सोने की पत्ती ले जाना, पर ध्यान रहे उस समय तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। बिना डिस्टर्ब किए इस पेड़ से एक पत्ती ले जा सकती हो। सोनाली पेड़ के कहे अनुसार उस पेड़ से एक सोने की पत्ती ले लिया करती थी। सोनाली बहुत खुश थी कि अब वो जल्द ही एक अमीर लड़की बनने वाली है और इस तरह सोनाली अब रोजाना सोने के पेड़ से एक पत्ती ले आया करती थी। परंतु सोनाली इससे ज्यादा अमीर नहीं हो पा रही थी और एक दिन उसके मन में लालच आ जाता है और सोनाली सोचती है, अरे पेड़ की आंखें तो बंद रहती हैं और मैं इतने दिनों से रोजाना एक सोने की पत्ती ले जा रही हूँ, जिससे मैं बहुत धीरे धीरे अमीर हो रही हूँ। क्यों ना आज मैं 3 से 4 सोने की पत्ती ले लूँ। ऐसे तो मैं जल्दी से अमीर हो जाऊंगी और एक राजकुमारी की तरह ठाठ से रहूंगी। इतना सोचकर सोनाली 4 सोने की पत्ती ले लेती है और अपने घर वापस आ जाती है। पेड़ अपनी जादुई शक्तियों से सब कुछ देख रहा था। सोनाली के इस व्यवहार से पेड़ भयभीत हो जाता है और उसे दुनिया की सबसे काली लड़की में बदलने का श्राप दे देता है। यहाँ सोनाली खुशी खुशी घर में मेकअप कर रही होती है, तभी वो दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल जाती है। सोनाली अपना ये बदला हुआ रूप देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। माँ, पिताजी, देखो मेरे साथ क्या हो गया। मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी और अब मैं दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की बन गई हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे पहले जैसा कर दीजिए। सोनाली के माता पिता भी जब उसको इस हालत में देखते हैं
तो उन्हें सोनाली पर बहुत ही दया आती है। सोनाली बेटी, तुम रोजाना उस सोने के पेड़ के पास जाती हो, परंतु आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। फिर आज ये तुम इतनी काली कैसे हो गई? फिर सोनाली अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देती है कि किस तरह वो जल्दी अमीर बनने के लालच में वहाँ से 4 सोने की पत्ती इकट्ठी तोड़ लाई थी और जिस वजह से उसका ये हाल हो गया। प्यारी बेटी, अब तुम्हें पहले जैसा करने के लिए तुम्हें उस पेड़ के पास ही जाना होगा, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। चलो, तुम तुरंत जाकर उस पेड़ से मदद मांगो और तुम अपने किए की माफी भी मांग लेना बेटा। सोनाली ऐसा ही करती है और अपना चेहरा ढककर उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। पेड़ जी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर आपके सोने के खजाने में से 3 पत्तियां ज्यादा तोड़ ली थी। मैं आपसे वादा करती हूँ, आगे से मैं ऐसी कोई भी गलती कभी नहीं करूँगी और चोरी भी नहीं करूँगी। वो सब तो ठीक है प्यारी बेटी, परंतु जो श्राप मैं तुम्हें दे चुका हूँ वो ठीक नहीं हो सकता। परंतु अगर तुम नेक काम करो और लोगों की मदद करने लगो तो तुम्हें तुम्हारा पहले जैसा रंग वापस मिल जाएगा। ठीक है, फिर मैं आज से ही लोगों की मदद करना शुरू कर दूंगी और सभी की बात मानूंगी। इतना कहकर सोनाली अपने घर के लिए निकल जाती है। अब सोनाली अपने माँ के कामों में उनकी मदद करती है। सोनाली अपने पिता की सेवा भी करती है। उस दिन सोनाली को गांव में जो भी मदद मांगते हुए नजर आता, सोनाली उन सबकी मदद करती। अब सोनाली को लोगों की मदद करने में मजा आने लगा था और उसकी आदतें अब अच्छी हो गई थी। सभी गांव वाले सोनाली से बहुत खुश रहने लगे थे और उसकी तारीफ करने लगे थे। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद भी सोनाली का रंग जब पहले जैसा नहीं हुआ तो वो एक बार फिर से उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाती है और फिर पेड़ से कहती है, पेड़ जी, मैंने आपके कहे अनुसार सभी लोगों की मदद की और सबसे प्यार से व्यवहार किया, अपने माता पिता की सेवा भी की, परंतु मेरा रंग तो बिल्कुल भी नहीं बदला। कृपया करके मेरी मदद कीजिए, मैं अपने इस काले रंग रूप में नहीं रहना चाहती हूँ। हाँ सोनाली बेटी, आज वो समय आ गया है जब मैं तुम्हें पहले जैसा गोरा और सुंदर कर सकता हूँ। ये लो, ये एक जादुई हैंडबैग है जो मैंने अपनी जादुई शक्तियों से बनाया है। इस हैंडबैग में रखा हुआ मेकअप का सामान लगाकर तुम पहले से भी बहुत ज्यादा सुंदर और आकर्षित हो जाओगी। साथ ही साथ तुम इस हैंडबैग से कोई भी जरूरत का सामान मांग सकती हो। ये हर प्रकार से तुम्हारी सहायता करेगा। फिर उस जादुई पेड़ को धन्यवाद देकर वो जादुई हैंडबैग अपने साथ अपने घर ले आती है और अब सोनाली हर रोज उस जादुई हैंडबैग के मेकअप किट को यूज करती है और पहले की तरह बहुत ही सुंदर हो जाती है। ये देखकर सोनाली खुशी से उड़ने लगती है। इस तरह सोनाली को अगर किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो उस जादुई हैंडबैग से मांग लिया करती थी। सोनाली के पास जादुई हैंडबैग आने के बाद भी उसका व्यवहार जरा भी नहीं बदला और वो सभी लोगों की मदद करती रही और माता पिता का आदर करती रही और उनके साथ हंसी खुशी से रहने लगी। विनीता और पूजा दोनों अनाथ लड़कियां थीं। वो दोनों एक ही अनाथ आश्रम से बाहर निकली थी। अब विनीता एक कंपनी में मैनेजर थी और पूजा उसी कंपनी में ट्रक चलाया करती थी। उसके बावजूद भी दोनों एक साथ एक ही घर में रहा करती थी। पूजा स्वभाव से बहुत ही दयालु थी। वो लोगों पर अक्सर दया किया करती थी और सबकी मदद करती थी। दीदी, आपके पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया दीदी। पूजा ने तुरंत ही अपने बैग में हाथ डाला और अपना टिफिन निकालकर उस गरीब लड़की को दे दिया। पूजा लंच के समय कैंटीन में अकेली बैठी हुई थी क्योंकि उसने अपना टिफिन उस गरीब लड़की को दे दिया था।
तो अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इतने में विनीता वहाँ पर आ गई और वो पूजा को देखकर समझ गई और अपना टिफिन देते हुए बोली, ये ले, चल तू मेरा टिफिन खा ले। चल चल अब जल्दी से खा ले, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। भूख लगी होगी तुझे। क्या? अगर मैं ये खा लूंगी तो फिर तू क्या खाएगी? तो टेंशन मत ले, आधा आधा खा लेंगे। चल चल अब जल्दी से निकाल, खाएंगे, अब बहुत भूख लगी है मुझे भी। फिर वो दोनों साथ में खाना खाने लगी। तभी विनीता ने पूजा से पूछा, अच्छा ये बता, कहाँ पर दे आई है तू अपना टिफिन? अरे वो रास्ते में एक गरीब लड़की मिल गई थी, बहुत भूखी लग रही थी बेचारी। मुझसे तो उसने खाना मांगा तो मैंने अपना टिफिन तुरंत ही दे दिया। उसे देखकर तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। हमें भी ऐसे अनाथ आश्रम में कई बार खाना नहीं मिलता था। अगर हम वहाँ पर नहीं होते तो पता नहीं क्या होता हमारा। पूजा को गरीबों की मदद करने की आदत थी। कभी किसी को खाना खिला देती, तो कभी किसी को पैसे दे देती, तो कभी किसी को कपड़े, जिस वजह से वो बेचारी अपने लिए कुछ खरीद ही नहीं पाती थी और उसके सारे पैसे ऐसे ही चले जाया करते थे। ऐसे ही पूजा एक दिन अपना ट्रक लेकर कहीं जा रही होती है। तभी उसने देखा कि एक गरीब औरत सड़क पर अपने बच्चे के साथ पड़ी हुई है। पूजा दौड़ते हुए उस औरत के पास पहुंची। पानी, 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 मुझे पानी चाहिए, पानी। फिर पूजा ने अपने बैग से जल्दी से बोतल निकाली और उस औरत को जल्दी से पानी पिलाया और वो औरत होश में आते ही बोली, बहुत दिनों से हम भूखे हैं और मेरा बेटा भी भूखा है, हो सके तो कुछ खाना खिला दो हमें बेटी। पूजा ने अपना वॉलेट चेक किया तो उसमें एक भी पैसे नहीं बचे थे। तो फिर वो उनसे बोली, आप ऐसा कीजिए, आप थोड़ी देर यहीं पर रुकिए, मैं बस अभी आती हूँ। और फिर पूजा दौड़ते हुए विनीता के पास पहुँची। अरे विनीता, मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, जल्दी से प्लीज, बहुत काम है मुझे। अरे लेकिन हुआ क्या है, तू इतनी जल्दी में क्यों है? फिर पूजा ने विनीता को उस गरीब औरत के बारे में सारी बातें बताई, जिसके बाद विनीता ने पूजा को कुछ पैसे उधार दे दिए। पूजा ने ये बोलकर उन पैसों को ले लिया कि वो जल्दी ही उसे वो पैसे वापस लौटा देगी और वहाँ से फिर से वो चली गई। पूजा दौड़ते हुए उस औरत के पास पहुँची और अपने साथ लाया हुआ खाना और दूध उस औरत को दे दिया, जिससे वो बहुत खुश थी और उसे बहुत सुकून भी मिला। शाम को जब पूजा घर लौटी तो विनीता वहाँ पर बैठी हुई थी। उसने पूजा को रोका और उससे कहा, आप बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तू अगर सारे पैसे ऐसे ही उड़ाती रहेगी तो तेरे लिए पैसे कैसे बचेंगे, बता मुझे। अरे तू टेंशन क्यों लेती है, तू तो है ना। अरे बस मजाक कर रही थी। अरे खाने के लिए खाना है, रहने के लिए छत है, ऊपर वाले ने सब कुछ तो दिया है, और तो और तेरे जैसी इतनी अच्छी दोस्त भी तो है ना। हाँ, लेकिन तेरी अपनी भी तो जिंदगी है, तेरी भी तो शादी वादी होगी ही ना, और पैसे की जरूरत तुझे भी पड़ेगी। तुझे अब पैसे बचाने चाहिए, तू सब कुछ बस खर्चा कर देती है, पागल कहीं की। वो सब जब होगा तब देख लेंगे, अभी तो नहीं है ना। और तू इतना टेंशन मत ले, ऊपर वाला है ना, सब कुछ ठीक कर देंगे वो। हाँ हाँ, ऊपर वाला तो सबके लिए है, तुझे अपने बारे में भी सोचना चाहिए। अगर तू उस औरत की मदद नहीं भी करती तो भी कोई ना कोई उसकी मदद जरूर करता। तेरी अपनी भी तो कुछ मदद कर। यार अपनी ही तो मदद कर रही हूँ, लोगों को खाना खिलाना, उनकी मदद करना मुझे बहुत पसंद है। और अगर सब ऐसे ही सोचेंगे तो कौन किसी की मदद करेगा। तुझे तो समझाना बेकार ही है। अच्छा चल अब सो जाते हैं। अरे हाँ, कल तुझे मंदिर भी तो जाना है, पंडित जी ने तुझे बुलाया है, उनको शायद कुछ काम है तुझसे। हाँ हाँ, मैं चली जाऊंगी।
अच्छा चल अब जाकर सो जाते हैं। अगले दिन पूजा मंदिर में चली जाती है। वहाँ उत्सव की तैयारियाँ हो रही होती हैं। पूजा भी उन सबके साथ ही उत्सव की तैयारियों में जुट जाती है। कभी फूलों की माला बनाती है तो कभी बेचारी पूजा की तैयारी करती है। इसी तरह शाम हो गई और एक एक करके सभी लोग अपने घर चले गए। अब पूजा अकेले ही मंदिर में बची हुई थी। तभी वो सोचती है, ना जाने आजकल क्या हो रहा है दुनिया में, कोई किसी की मदद ही नहीं करना चाहता। बेचारे गरीब लोग और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। विनीता को मेरी दूसरों की मदद करना सही नहीं लगता, लेकिन मैं कैसे किसी की मदद ना करूं? मुझसे तो किसी का दुख देखा ही नहीं जाता है। अब अगर मैं उस औरत की मदद ना करती तो हो सकता था भूख से वो मर भी जाती। फिर मैं अपने आप को ही दोष देती रहती। काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं गरीब लोगों की और मदद करती, बहुत मदद करती। मुझसे तो किसी का भी दुख देखा ही नहीं जाता है। पूजा दिन भर के काम के बाद बहुत ज्यादा थक गई थी। उसने सोचा कि वो मंदिर में ही थोड़ा आराम कर ले। ये सोचकर पूजा वही मंदिर में ही लेट गई और थकान की वजह से पूजा की थोड़ी ही देर में आँख लग गई। फिर वो सपना देखने लगी कि तभी पूजा के सपने में एक परी दिखाई दी। पूजा, मैं इसी मंदिर में रहती हूँ। बहुत दिनों से मैं तुम्हें देख रही थी। तुम बहुत ही दयालु हो और तुम बहुत अच्छी हो। तुम चाहती हो ना कि तुम लोगों की मदद कर सको, तो मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगी। ये लो, ये जादुई हैंडबैग है पूजा। जब भी तुम इसमें हाथ डालोगी और किसी की मदद के लिए पैसे निकालने चाहोगी, तो तुम उतने पैसे निकाल सकती हो जितने तुम चाहती हो। लेकिन हाँ, तुम इन पैसों को सदैव दूसरों की भलाई के लिए ही यूज करना, समझी तुम? परी के जाते ही पूजा की आँख खुल गई। आँख खुलते ही पूजा ने अपने आसपास देखा तो उसे वहीं पर जादुई हैंडबैग मिला जो परी ने उसे नींद में दिया था। पूजा ने जल्दी से वो हैंडबैग उठा लिया और जब उसे खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। अब पूजा बहुत खुश थी क्योंकि अब उसे उसकी समस्या का समाधान मिल चुका था। अब पूजा उस जादुई हैंडबैग को लेकर जहाँ भी जाती और किसी गरीब को देखती तो उसकी मदद जरूर करती। पूजा लोगों की बहुत मदद किया करती थी और पूजा की दोस्त विनीता भी उससे बहुत खुश थी। फिर उस दिन के बाद से वो दोनों सहेलियां हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।